हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट में पूछे गए हिंदी विषय के प्रश्न पत्र देखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे और इससे हमें आइडिया भी होगा कि हमारे यूपी टेट में किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज इसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। आपका ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, प्रभु, नाथ और त्रिकुटी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द पूछ रहा है। तद्भव का मतलब होता है हिंदी शब्द और तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत शब्द होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका प्रभु, नाथ और त्रिकुटी जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो खेत है ये तद्भव शब्द है। दोस्तों खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? खेत। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? खेत। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, औरत, पतलून और धड़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देशज शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ पे देशज शब्द है धड़ाम। क्वेश्चन नंबर 3, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना और अयोग्य व्यक्ति को अधिक चीज देना। यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ये आपका अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋक धन वेद, रि धन गवेद, ऋग धन वेद और रि धन वेद। तो दोस्तों देखिए ऋग्वेद, यहाँ पे देखिए आधा ग है ना, री के बाद आधा ग है, फिर वा पे एक ही मात्रा दा। तो दोस्तों ये आपकी व्यंजन संधि है। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आपको जब मैंने पढ़ाया था व्यंजन संधि, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि का गा हो जाता है। तो जब यहाँ पे हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे वो जो गा है वो फिर से व्यंजन के रूप में आ जाएगा, का के रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऋक धन वेद, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आप बीती शब्द में समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो दोस्तों यहाँ पर आप पर बीती, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? आप पर बीती। और आप पर बीती आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम लोग समास पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास में, हमने सबकी पहचान देखी थी। तो यहाँ पर आप पर बीती, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास लिखा है। तो तत्पुरुष समास की सही यहाँ पे हम मानेंगे, क्योंकि दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष के ही अंतर्गत आता है। क्लियर? तो चलिए आपका ये ऑप्शन सही हो गया, सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक और अपादान कारक। तो दोस्तों घोंसले में चिड़िया है वाक्य में कारणवश अधिकरण कारक है, यानी कि घोंसले में चिड़िया है, यानी कि में यहाँ पे क्या है? घोंसले में चिड़िया वाक्य में के कारणवश अधिकरण कारक होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा कारण यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। यहाँ पे देखिए अब आपका पैसेज दिया गया है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न 7 एवं 8 के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है।
मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है और इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं, यानी कि किसी पर्टिकुलर संप्रदाय को लेकर चलना गांधीवाद ने कभी नहीं सिखाया और इसी समस्या के हल के लिए गांधी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए संसार के सारे वाद सीमित है। तो कहाँ सीमित है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है सांप्रदायिकता, आत्मा तक, धर्म तक, राजनीतिक क्षेत्र तक। तो संसार के सारे वाद सीमित हैं कहाँ तक? सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक, धर्म तक, राजनीतिक क्षेत्र तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। अभी हमने पढ़ा इसमें ऑप्शन में कि जितने भी वाद सीमित है वो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। चूँकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें जो आंसर देना है वो इसी गद्यांश के अकॉर्डिंग ही देना है। तो देखिए यहाँ पे संसार में जितने भी वाद हैं वो प्रचलित हैं और राजनीतिक क्षेत्र में ही सीमित हो चुके हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा डी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जन सेवा और आध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, और यहाँ पे सी है राजनीतिक, आध्यात्म और सांप्रदायिकता को, और डी है यहाँ पे राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गांधीवाद का आधार राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। तो दोस्तों देखिए कनुप्रिया के रचनाकार जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 10, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम और ओम। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको प्लुत स्वर बताया था और अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो याद होगा। तो प्लुत स्वर का मतलब होता है जिसमें 3 मात्राएं आए, 3 मात्राओं का समय लगता है दोस्तों प्लुत स्वर में, और ये आपकी हो जाती हैं ये ओम। अगर आप ओम को बोलते हैं तो तुरंत बोल के नहीं खत्म होता बल्कि कुछ टाइम लेता। ओम, ओम, जैसे आप 2 मात्रा नहीं बल्कि 3 मात्रा का समय यहाँ पे लग रहा है, तो ये आपका प्लुत स्वर हो जाता है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ओम में उपस्थित ई को प्लुत स्वर कहते हैं। ओम में उपस्थित जो ई है उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यानी यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। और दोस्तों उसके बाद है बी है यहाँ पे निशा, निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश और मधुशाला। सी है मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण, मधुकलश, और डी है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा, यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा, निमंत्रण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निशा, निमंत्रण बाद में है, यानी कि ये जो ए ऑप्शन है ये आपके सीक्वेंस से लगा हुआ है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा, निमंत्रण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, सुमेल कीजिए हिंदी साहित्य सम्मेलन। यहाँ पे देखिए ए दिया 1893, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1918 और तीसरा यहाँ पे राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, ये 1910। तो दोस्तों इसका हमें सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1910 में, यानी कि ये आपका एक का सी हो जाएगा। और काशी नागरी प्रचारणी सभा जो हुई थी ये हुई थी 1893 में, तो ये आपका ए हो जाएगा। और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, ये समिति थी 1918 में, यानी कि ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक का सी, 2 का ए और 3 का बी, ये देखिए आपके किस ऑप्शन में सही है। 1 का सी, 2 का ए, 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास जी के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास जी के रचनाकार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास के रचनाकार हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके पिछले एग्जाम यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए सारे क्वेश्चन को। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की, सुषम बेदी की, उषा प्रियंवदा की और मन्नू भंडारी की। दोस्तों यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य है? दादू, नायक, रैदास, कबीर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वाक्य जो है वो है रैदास जी का। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 16 से 17 के सही विकल्प छांटिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें पद्यांश पढ़ने को दे रहा है। यहाँ पे देखिए वरदंत की पंगति, कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करें, तुलसी बलि जाऊं, ललाइन बोलन की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पद्यांश में कौन सा रस है? दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाल लीला का वर्णन मिल रहा है। यहाँ पे घुघराले लटके हुए मुख के ऊपर बाल हैं और कुंडल है, लाल कपोलन की मतलब जो सुंदर सुंदर लाल लाल गाल हैं उस पे कुंडल लटक रही है। ये तो यहाँ पे वर्णन किया गया है छोटे बच्चे के स्वरूप का। तो यहाँ पे देखिए पल्लव की तरह लोचन यानी पल्लव की तरह आंखें सुंदर सी, यहाँ पे वर्णन किया गया है छोटे बच्चे के। यहाँ पे देखिए निवछावर प्राण करें, तुलसी बल जाऊं, ललाइन बोलन की। तो यहाँ पर देखिए ये छोटे बच्चे के बारे में प्रेम दिखाया गया। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? रस पूछा गया दोस्तों। देखिए अभी इसके पहले ही हम लोग रस कंप्लीट किए हैं और छोटे बच्चे की बाल लीला का वर्णन उसका बखान किया जा रहा है। तो वो कौन सा रस होगा? अगर आपने ध्यान से रस पढ़ा होगा तो आपको तुरंत समझ में आया होगा। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। क्लियर। क्योंकि दोस्तों दिए गए पद्यांश में वात्सल्य रस की उपस्थिति हमें देखने को मिल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उपर्युक्त पद्य किस कवि का है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
ये जो पद्य ये तुलसीदास की कृतियों से लिया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि न्योछावर प्राण करें तुलसी, तो सीधे उन्होंने अपना नाम ही डाल दिया लास्ट लाइन में। तो इससे आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे नाम नहीं देता तो आपको पूछता भी नहीं कि ये किस पद्य का, क्योंकि ये अनसीन पैसेज के अंतर्गत आ रहे हैं ना। तो जो अनसीन पैसेज होते हैं वो आपको थोड़ी ना पता होता कि कहाँ से हमारे एग्जाम में आएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे तुलसीदास उपर्युक्त पद्य की कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उस टॉपिक का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उस आपको जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों मेरी जो मेहनत है वो तभी सार्थक होगी जब आप उन सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन के आंसर फटाक से दे पाएंगे, यानी कि तुरंत दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है सा दंत है, बी ऑप्शन है चा कंठ है, सी ऑप्शन है सा तालव्य है और डी ऑप्शन है सा मूर्धन्य है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा क्या, कौन सा विकल्प शुद्ध है, कौन सा विकल्प शुद्ध है पूछा है। यहाँ पे आप ध्यान जरूर दिया करिए, जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों ये जो लास्ट में नहीं है, शुद्ध है, अशुद्ध है, ये जोड़ देता है ना, तो इसकी वजह से कभी कभी हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर हमसे गलत टिक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शुद्ध विकल्प पूछ रहा है, तो आपका क्या विकल्प शुद्ध है? यहाँ पे जो शुद्ध है वो केवल ए ऑप्शन है, सा दंत वर्ण है। क्लियर। और बाकी इसमें रॉन्ग है, ना ही इसमें एक चा कंठ है, ना ही सा मूर्धा है और ना ही यहाँ पे सा तालव्य है, यानी कि ए ऑप्शन खाली सही है, ए ऑप्शन केवल सही है और बाकी सब गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, छा संयुक्त व्यंजन है और विसर्ग कंठ वर्ण है और डी यहाँ पे देखिए दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सही ऑप्शन तो आपको ए बी सी तीनों मिल रहे हैं। देखिए ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है, ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है, छा संयुक्ताक्षर है और विसर्ग जो है वो कंठवर्ण है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध क्या, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर। यानी कि दो महाप्राण व्यंजनों का जो उच्चारण है वो एक साथ नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता बहुवचन, एक वचन, पुल्लिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विशुद्ध शब्द कौन सा, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा अशुद्ध विकल्प कौन सा है, विकल्प कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो दोस्तों जो सही यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो ये आपका अपने पुत्र के लिए प्रयुक्त शब्द लड़के शब्द एक वचन का द्योतक है। बी, अपने लड़के के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि वो एक वचन शब्द का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? तो दोस्तों भाववाच्य, उभयवाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो दोस्तों राम आम खाता में कर्तृवाच्य है, यानी कि यहाँ पे क्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों दिए गए दोहे में देखिए रूपक, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष और उपमा। तो दोस्तों जो दोहा दिया गया इसमें पानी का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, किंतु इसके अर्थ जो हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए पानी
गए ना उब रहे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे 3 अर्थ पानी के लगाए गए हैं। क्लियर। जैसे कि मोती का पानी चला जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मनुष्य का पानी का मतलब होता है मनुष्य का सम्मान चला जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। और इसी तरह से चूने में अगर एक बार पानी डाल दिया जाए तो दोबारा उस चूने का यूज खत्म हो जाता है, यानी कि उस चूने का कोई यूज नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, आंख, अंक और अंगना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुनासिक और अनुस्वार, यहाँ पे देखिए अगर ए, बी और सी में देखें तो यहाँ पे देखिए अंक जो है वो ऐसे लिखा जाता है, अंक की मात्रा होती है, तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख दिया, यानी कि ये गलत हो गया। चाँद में ऊपर चाँद बिंदी होती है, आपको पता ही है। आँख में भी ऊपर चाँद बिंदी होती है, तो ये सबके सब गलत है। लेकिन अंगना इसी तरह से लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे अंगना शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? समनधि, सन्नधि, सन्निधि और सन्निधि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, सन्निधि। तो दोस्तों जिसका सही अगर हम विच्छेद करें तो सम धन निधि होगा, जिसका यहाँ पे देखिए संधि करने पर सन्निधि आएगा। सन यहाँ पे जब इसका विच्छेद करेंगे तो सम धन निधि होगा, इस तरह से सन्निधि का सम धन निधि, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसी तरह से सन्निधि लिखा जाएगा। क्लियर। इसका नियम हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों व्यंजन संधि में, माँ का ना हो जाना। क्वेश्चन नंबर 25, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण को सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर और भाषाई नियमों के ज्ञान पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगर किसी भी समस्या का जो कारण है उसको सही से पहचान लिया गया है तो उसका उपचार किया जा सकता है। क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है? हेतु, नियोजन, उद्देश्य और लक्ष्य। तो दोस्तों प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, वो आपका हो जाएगा बी, नियोजन। ये इसका समानार्थी नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी है हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 27, ऋजु का विलोम शब्द है? त्रिकोण, वक्र, सीधा और सरल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा वक्र, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। दोस्तों ऋजु का मतलब होता है सरल या सीधा, और वक्र यानी कि गोलाकार, वक्राकार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में से किससे विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक, 2.5 अपूर्णांक बोधक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप भला तो जग भला एक निजवाचक सर्वनाम का द्योतक है, यानी कि यहाँ पे अपने आप सही है तो सब सही है, यानी कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे अब देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, सरसों, संतान और चील।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुल्लिंग के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे पुल्लिंग क्या हो जाएगा, संतान। संतान शब्द पुल्लिंग है, शेष अन्य जो हैं वो एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको देखना है संतान जो यहाँ पे पुल्लिंग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ये आज का आपका पूरा 30 क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट 2020 में पूछा गया था उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि जान लिया कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों देखा आपने जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं उन सब से आपको कितनी बेनिफिट है कि वहाँ पर हमें अब रिवाइज नहीं करना पड़ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आई हों। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरी मेहनत सफल हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो बहुत सारे भाई बहन जो नए भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं वो नहीं जुड़ पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली है वो छोटी रह जाएगी। तो हमें हमारी फैमिली बड़ी बनानी है और उसको आगे तक लेके जाना है, उसे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क गेन कराने हैं जिससे कि उसका सिलेक्शन पक्का हो पाए। तो दोस्तों सिलेक्शन पक्का करने के लिए मेहनत आप भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, और हम भी आपके लिए तत्पर हैं, मेहनत जरूर करते रहेंगे ऐसे ही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।